यूपी के कन्नौज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साझा रैली की है। कन्नौज से राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। कहा यूपी में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। पीएम कह रहे हैं अडानी अंबानी बचाओ। यहां पे इंडिया गठबंधन की जीत होगी, अखिलेश यादव की जीत होगी। और उत्तर प्रदेश में आप देखना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो। यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि देश को उत्तर प्रदेश रास्ता दिखाता है और उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है। 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया। 10 साल हजारों स्पीचें दी, अदानी अंबानी का नाम तक नहीं लिया। मगर अब भैया देखिए, जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं, मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने नाम लिया। अच्छा, उनको यह भी मालूम है कि अदानी जी कौन से टेम्पो में और कैसे पैसा भेजते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रधानमंत्री जी का, टेम्पो वाला। कन्नौज से अखिलेश यादव ने भी जोरदार हमला बोला है। बीजेपी संविधान के पीछे पड़ी है, ये अखिलेश यादव की ओर से कहा गया। बीजेपी की हार में अब बस 4 चरण बाकी है। ये लोग जो हमारे आपके पीछे और संविधान के पीछे पड़े हैं, जो अपने आप को कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, ये बड़ी बड़ी होर्डिंगें आप इनकी देखो, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए हैं, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते थे, उनका एक इंजन गायब है। और जिस इंजन के लिए वोट मांगने आ रहे हैं, वो खटारा इंजन तो कहीं होर्डिंग पे दिखाई नहीं दे रहा है। और अब तो बीजेपी की हार होने में केवल 4 कदम बाकी हैं, केवल 4 चरण, 4 कदम, 4 चरण बाकी हैं केवल। और ये 4 चौथे चरण का चुनाव बिल्कुल बीच का चुनाव है। अभी तक तो वो नीचे जा चुके हैं बहुत। ये चौथे चरण का चुनाव जो बिल्कुल बीच का चुनाव है, बताओ भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस खराब कर दोगे कि नहीं करोगे? और प्रधानमंत्री मोदी ने आज महाराष्ट्र के नंदुरबार में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि वे पिछड़ों के आरक्षण का रत्ती भर हिस्सा भी किसी दूसरे धर्म के लोगों को नहीं देने देंगे। आरक्षण का रत्ती भर भी हिस्सा मैं किसी भी धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा। कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता है। और देशवासी, मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं और दायित्व के साथ कहना चाहता हूं, वंचित का जो अधिकार है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, वंचित का जो अधिकार है
मोदी उसका चौकीदार है। मोदी की चौकीदार में जब मोदी जैसा चौकीदार हो, इसने अपनी मां का दूध पिया है जो आपका हक छीन सकता है। और महाराष्ट्र के नंदुरबार से पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे पर भी पलटवार किया। कहा, नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात करते हैं। आज एक गरीब का बेटा आपका सेवक बनकर के प्रधानमंत्री पद से ये जब काम कर रहा है तो एक गरीब विरोधी मानसिकता वाले इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और ये नकली शिवसेना वालों की गरीब से कितनी नफरत है, ये इन्होंने फिर बताया है। ये नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुद देगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है। मणिशंकर अय्यर के बयान पर सियासी बवाल बचना शुरू हो गया है। मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि भारत ये न भूले कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान से बातचीत जरूरी है। बंदूक लेकर घूमने से हमें क्या मिला, ये भी उनकी तरफ से एक इंटरव्यू में कहा गया। भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, इज्जत नहीं मिली तो वो एटम बम के बारे में सोचेगा। मणिशंकर अय्यर ने आगे कहा कि लाहौर में बम फूटा तो अमृतसर तक इसका असर होगा। और मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार सामने आया। पाकिस्तान का सम्मान करना कांग्रेस की सोच है। राजीव चंद्रशेखर का कहना है कांग्रेस की सोच पाकिस्तान को डिफेंड करने वाली है। 26/11 से आज तक कांग्रेस ने पाकिस्तान को डिफेंड किया। दिग्विजय सिंह ने आतंकियों को बचाने की कोशिश की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर हमारे साथ हैं। सर, मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, लिहाजा पाकिस्तान का सम्मान किया जाना चाहिए। हाँ, ये मणिशंकर अय्यर का सोच होगा, ये कांग्रेस का सोच होगा ज़रूर, लेकिन ये एक नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है। और यहाँ पे हम किसी से डर के किसी को सम्मान देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन मणिशंकर अय्यर का स्टेटमेंट से एक चीज़ स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस में, ये राहुल गांधी की कांग्रेस में इनका एक तरह से एक सोच है, एक विचार बन गया है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवाद का एक अपॉलोजिस्ट बन के खड़े रहे कांग्रेस पार्टी। ये 26/11 से लेकर आज तक आप अगर देखोगे कि कांग्रेस पार्टी ने हर स्टेप में पाकिस्तान को डिफेंड करने की और पाकिस्तानी आतंकवाद से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश किया है। आप 26/11 में आपको याद होगा दिग्विजय सिंह ने कहा कि नहीं ये पाकिस्तानी आतंकवाद नहीं है, ये आरएसएस कॉन्स्पिरेसी है। और जब सच बाहर आया, कांग्रेस पार्टी ने कहा ना, वी आर डिस्टेंसिंग आवर सेल्स फ्रॉम दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह का डिस्टेंसिंग का क्या इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ? उनको बनाया राज्यसभा एमपी, उनको अभी लोकसभा में लड़ा रहे हैं। तो ये कांग्रेस का एक सोच बन गया है, नेशनल सिक्योरिटी में पाकिस्तान और पाकिस्तानी टेररिज्म का एक अपॉलोजिस्ट बने। और दिग्विजय सिंह हो, मणिशंकर अय्यर हो, या पुलवामा के बाद राहुल गांधी का स्टेटमेंट हो, या हाल ही में महाराष्ट्र कांग्रेस के एक लीडर जिसने कहा कि कसब ने हेमंत करकरे जी को नहीं मारा, वो किसी और ने मारा है। ऐसे जो उनका रिपीटेड स्टेटमेंट्स हैं दर्शाता है कि कांग्रेस का जो अप्रोच है टुवर्ड्स नेशनल सिक्योरिटी पूरा का पूरा पाकिस्तान को डिफेंड करने वाला एक रवैया है और अप्रोच है। और तो ये मुझे लगता है ये लोग सब इलेक्शन के टाइम पे उनको जानना भी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का नेशनल सिक्योरिटी की ओर उनका क्या सोच है, उनका क्या विचार है।
और नवनीत राणा के विवादित बयान पर ओवैसी का भड़काऊ बयान। हैदराबाद की रैली में कहा छोटे को रोक कर रखा है, बहुत मुश्किल से समझाकर रोका हुआ है। अगर शुरू हो गया T20 तो तुम्हारा क्या होगा, ये कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने। वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको, तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है, बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग, अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। हाँ, अरे आप बताइए, आप 15 सेकंड का थे इनको, 15 सेकंड, मुर्गी का बच्चा हूं मैं? हाँ, 15 सेकंड का थे, बोलो ना कहां पे आना आता हूं मैं। तुम्हारे पप्पा से पूछो, दिल्ली वाले पप्पा से पूछ के बताओ मेरे को, तुम्हारे घर पे आऊं, तुम्हारे ऑफिस पे आऊं, कहां पे आऊं बताओ। 15 सेकंड ये कर देंगे। अरे क्या मुल्क है ये, क्या है यहां पर? कोई कानून नहीं है भारत में? पुलिस क्या वो आईपीसी का नहीं है? कोई भी आ रहा बोल के जा रहा, उन्होंने आके बोल रहे 40 साल से रजाकार। अरे हैदराबाद की आवाम वोट डाल रही, अमित शाह तुमको हरा रही और हमको कामयाब कर रही है मंजलिस को, तो रजाकार हो गए। अब आपको नवनीत राणा का वो विवादित बयान सुनाते हैं जिस पर ओवैसी ने पलटवार किया। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे, बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर पर कांग्रेस नेता नाना पटोले का बड़ा बयान आ गया है। सरकार बनी तो राम मंदिर का शुद्धिकरण होगा, चारों शंकराचार्यों को बुलाकर विधिवत पूजा होगी। नाना पटोले की तरफ से कहा गया, शंकराचार्य के मुताबिक मंदिर परिसर में भगवान राम का दरबार बनेगा। राम मंदिर में शुद्धिकरण हम करेंगे, और ये हमारा वक्तव्य नहीं है, हमारे देश के सनातन धर्म के हमारे मुखिया जो शंकराचार्य जी ने ये वक्तव्य को बार बार कहा है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार जो इंडिया आघाड़ी की सरकार आई तो बिल्कुल मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में घर में अगर माँ पिताजी कोई एक्सपायर्ड होते तो सर मुंडाना पड़ता है, पूरी विधियाँ होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वो न करते हुए जिस तरह से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की है, वो हमारे देश के हमारे शंकराचार्य ने भी उनका विरोध किया है। और शंकराचार्य जी के विधि के आधार पर हम राम दरबार वहाँ पर बिठाएंगे, ये हमारा संकल्प है। और बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है और सवाल किया है कि आखिर कांग्रेस किस राह पर जा रही है। बार बार कांग्रेस की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं कि अगर आपके ज्यादा बीवियां, ज्यादा बच्चे तो आपको ज्यादा पैसा, ज्यादा संसाधन दिए जाएंगे। क्या कांग्रेस इसी विचार पर चल रही है? और फिर एक कांग्रेस के नेता ने तो ये भी कह दिया कि आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति उसका 55% हिस्सा जैसे अमेरिका में ले लिया जाता है उस तरह पे विचार किया जाए।
देश की जनता ये जानना चाहती है आखिर कांग्रेस क्या क्या लेना चाहती है हिंदुस्तान के लोगों से और विशेष तौर पर हिंदुओं से। और ये कुछ आंकड़े सामने आए हैं। एक तो ये भी आया कि हिंदुओं की जनसंख्या जैसे कम हुई और मुसलमान की जनसंख्या कई गुना ज्यादा बढ़ी है। तो इससे, और दूसरी बात ये, जब ये बात आ रही है कि संसाधन उनको दे दिए जाएंगे ज्यादा, जिनकी बीवियां ज्यादा हैं, बच्चे ज्यादा हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता कांतिलाल भूरिया ने चुनाव प्रचार के दौरान अजीबोगरीब बयान दिया है और उनके बयान से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने उन पर पलटवार किया। हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का। ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 बच्चे तो 2 लौट जाएगा उस पे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और रतलाम लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया का ये वही बयान है जिसने विरोधियों को कांग्रेस पर हमले का नया मौका दे दिया है। मुसलमान को 3 शादी है तो 3 लाख देंगे। ये देंगे कहां से? इटली से लाके देंगे क्या? झूठी घोषणा कर जिनकी विश्वसनीयता ही समाप्त हो चुकी है, उनके वादे पर क्या कहना। कांतिलाल भूरिया जब ये बयान दे रहे थे तो मंच पर दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी भी मौजूद थे। जीतू पटवारी ने तो उनके बयान का समर्थन भी किया। जो आपके भावी सांसद भूरिया जी, जिन्होंने घोषणा बहुत भयंकर कर दी है बिहार कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल, जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। सब छैला में बैठे फिर भी नहीं बजेगी यार, गलत बात। पश्चिम बंगाल की बशीरहाट लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रेखा पात्रा ने उस वीडियो पर सफाई दी है। संदेश खाली से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन का एक वीडियो वायरल होने के बाद बंगाल की सियासत में बवाल मचा है। वीडियो सामने आने के बाद रेखा पात्रा के खिलाफ संदेश खाली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। तृणमूल कांग्रेस संदेश खाली की घटना को फर्जी और बीजेपी की साजिश बता रही है। तो वहीं वायरल वीडियो पर बशीरहाट लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा ने सफाई दी है। এটা একটা খুবই দুঃখের বিষয়। আমার একটা পুরাতন ভিডিও নিয়ে আজকে সন্দেশকালীর আন্দোলনকে তৃণমূল অসম্মান করার চেষ্টা করছে। এই যে ভিডিওটাকে নিয়ে আজকে এই সন্দেশকালীর আন্দোলনকে অসম্মান করছে, সেই ভিডিওটা আজকে এই বিজেপি, এই ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদেরকে সাহায্য করার এবং সন্দেশকালীর মুখ হিসেবে আজকে আমাকে প্রার্থী করার আগের ভিডিও, সেটাকে নিয়ে আজকে তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনীরা কাজে লাগিয়ে আজকে সন্দেশকালীর মা বোনদেরকে এই আন্দোলনকে অসম্মান করতে চাইছে। और भोपाल में पुलिस ने बड़ी संख्या में नोटों की गड्डियां बरामद की हैं। पुलिस बरामद कैश को लेकर जांच कर रही है। चुनाव के दौरान एक बार फिर बड़ी मात्रा में कैश पकड़ा गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मनी एक्सचेंज का काम करने वाले कैलाश खत्री नाम के शख्स के घर से पुलिस ने कैश बरामद किया। मात्रा इतनी बड़ी है कि गिनने के लिए मशीन लगानी पड़ी। बरामद कैश में 5, 10 और 20 रुपए के नोट हैं। पुलिस का कहना है कि कैलाश खत्री ने बरामद कैश को लेकर कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किए। पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को भी इसकी जानकारी दे दी। कैलाश खत्री का कहना है कि वो पिछले 18 साल से मनी एक्सचेंज का काम कर रहा है, जिसमें वो पुराने और फटे नोट लेकर ग्राहकों को नए नोट दिया करता है। इसके लिए वो कमीशन लेता है। फिलहाल पुलिस बरामद कैश को लेकर जांच में जुटी है। ये कैलाश खत्री है जो पंतनगर थाना अशोका गार्डन अंतर्गत निवास करते हैं। तो इनके घर पे छोटे डिनोमिनेशंस में, यानी कि 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, इस तरह के डिनोमिनेशंस में काफ़ी बड़ी संख्या में पुराने फटे नोट और नए नोट दोनों प्रकार की काफ़ी ज़्यादा गड्डियाँ मिली हैं। इनके द्वारा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया अभी तक कि इनको अधिकारिता हो इस तरह के काम करने की और इतना बड़ा अमाउंट घर पर रखने की। तो अभी काउंटिंग जारी है और इनकम टैक्स को भी सूचना दी जा सकती है। गाजियाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में एक बदमाश को मार गिराया है। मारे गए बदमाश पर टाटा स्टील की बिजनेस हेड की हत्या में शामिल होने का आरोप। अक्की उर्फ दक्ष नाम का ये बदमाश दिल्ली के सलीमपुर का रहने वाला है। टाटा स्टील के बिजनेस हेड विनीत त्यागी की हत्या के मामले में पुलिस को इसकी तलाश थी। आरोपियों की तलाश में पुलिस शालीमार गार्डन इलाके में सर्च अभियान चला रही थी और तभी 2 मोटरसाइकिल सवार पुलिस को देखकर तेजी से भागने लगे।
पुलिस ने पीछा किया। पुलिस से बच निकलने की कोशिश के दौरान उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई और दोनों बदमाश जमीन पर गिर गए। पुलिस को आता देख उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया। दोनों तरफ से गोलियां चली। एक बदमाश के सीने में गोली लगी, गिर गया, जबकि दूसरा बदमाश पुलिस से बच निकलने में कामयाब रहा। मुठभेड़ में पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को भी गोली लगी है। पुलिस को एनकाउंटर में मारे गए बदमाश के पास से पिस्टल, दिल्ली से चोरी बाइक और टाटा स्टील के बिजनेस हेड विनय त्यागी से लूटा गया मोबाइल मिला है। अभियुक्त वांछित चल रहा था, इनकी तरफ से बरामदगी में जो लूटा हुआ फोन था वो और अवैध असला बरामद किया गया है और इसी दिशा में आगे की विधिक कार्रवाई चल रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। आरपीएफ ने प्रयागराज जंक्शन पर 93 नाबालिग बच्चों को सीमांचल एक्सप्रेस से उतारा। इन बच्चों को ले जा रहे 9 लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है। ये बच्चे बिहार के अररिया से सीमांचल एक्सप्रेस में सवार हुए थे। इनमें से कुछ बच्चों को दिल्ली, कुछ को राजस्थान और कुछ को देहरादून ले जाया जा रहा था। रेलवे पुलिस के कंट्रोल रूम को इन बच्चों की तस्करी की सूचना मिली थी। कंट्रोल रूम को भेजी गई सूचना में कहा गया था कि एजेंटों के 6 ग्रुप के साथ 93 बच्चे ट्रेन से जा रहे हैं। आरपीएफ और जीआरपी ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और सभी बच्चों को प्रयागराज जंक्शन पर उतार लिया। पूछताछ में पता चला कि बच्चों को बिहार से दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड ले जाया जा रहा था। ट्रेन से उतारने के बाद इन बच्चों को बाल कल्याण समिति में पेश किया गया, जहां उनकी देखरेख और काउंसलिंग की जा रही है। सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति के हवाले किया गया है। बच्चों को ले जा रहे 9 लोगों को भी रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया है। उनके पास बच्चों को ले जाने का कोई वैध प्रमाण नहीं मिला और न ही इन बच्चों के साथ इनके माता पिता या परिवार का कोई सदस्य मौजूद था। रेलवे सुरक्षा बल को काफी दिनों से बच्चों को गलत तरीके से ले जाने की सूचना मिल रही थी। और सवाई माधोपुर में इको कार और ट्रक के बीच हुई टक्कर का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी, 2 बच्चे घायल हुए। वीडियो में दिख रहा है कि ट्रक चलते चलते अचानक यू टर्न लेता है और पीछे से आ रही कार इससे टकरा जाती है। दरअसल ट्रक के पीछे इको कार चल रही थी। अचानक से ट्रक ड्राइवर बिना कोई सिग्नल दिए लेफ्ट मोड़ देता है। कुछ ही सेकंड्स में इको कार ट्रक से टकरा गई। ड्राइवर ट्रक को रोकने की बजाय यू टर्न लेकर वहां से फरार हो जाता है। वहीं हादसे के वक्त सड़क पर दूसरे ट्रक के पास खड़े 3 लोग रेलिंग फांदकर वहां से भाग जाते हैं। हादसा 5 मई को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बौली थाना इलाके के बनास पुलिया के पास हुआ था। हादसे में सीकर के रहने वाले मनीष शर्मा, उनकी पत्नी अनीता शर्मा, सतीश शर्मा, पूनम, बुआ संतोष और मनीष के दोस्त कैलाश की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 बच्चे मनन और दीपाली गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद बौली थाना पुलिस ने मिनी ट्रक को लालसोट से जब्त किया है, लेकिन मिनी ट्रक चालक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वाहन अज्ञात वाहन था, पर जो जानकारी के आधार पर और सीसीटीवी के आधार पर हम कुछ सूचना मिली है। एक कैंटर है और जिसको टीम में रवाना कर दी है। TV9 से तेलंगाना के मुख्यमंत्री की एक्सक्लूसिव बातचीत। संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा। रेवंत रेड्डी की ओर से ये बड़ी बात कही गई है। सरकार बनाने के लिए 272 सीट काफी है। तो रेवंत रेड्डी जी, आपने बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल का जो रिजर्वेशन के बारे में बहुत सारे एलिगेशंस कर रहे हैं। जो देश भर में कांग्रेस पार्टी में सिर्फ रेवंत रेड्डी क्यों ये इश्यू खड़ा कर रहे हैं? रेवंत रेड्डी ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मोदी को चैलेंज कर रहे हैं। मोदी को चैलेंज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जो फिलॉसफी है, भारतीय जनता पार्टी का फिलॉसफी से वो राजनीति नहीं कर रहा है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के फिलॉसफी को राजनीति करने के लिए पॉलिटिकल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन इज बीजेपी। तो आरएसएस एजेंडा में जो है ट्रिपल तलाक, 370 आर्टिकल, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब सारे लागू कर दिए। अभी बच गए संविधान को बदलने का और दूसरा SC ST BC रिजर्वेशन को रद्द करने का। ये 2 एजेंडा अमल करने के लिए आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी इज सेइंग दैट अब की बार 400 पार। क्यों 400 का ज़रूरत है? सरकार बनाने के लिए तो 273 मोर देन एनफ। 400 इसीलिए ज़रूरत है कि ये लोग संविधान को बदलना है तो 2/3 मेजॉरिटी का ज़रूरत है। और उसके अलावा भी मोर देन 50% प्रदेशों में सरकार रहना, असेंबली में भी बिल पास होना है। इसीलिए 8 प्रदेशों में विपक्ष के सरकारों को गिरा दे के भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाया।
इसीलिए संविधान बदलने के लिए बहुत बार कह चुके हैं उनके नेतागण। और इसके अलावा आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ 2000 KR नारायणन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके बजट स्पीच में लगवाया था कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का। और अटल बिहारी वाजपेयी जी February 21, 2000 गैजेट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। ही हैज़ अपॉइंटेड जस्टिस वेंकटाचलैया कमीशन टू चेंज संविधान का बदलने के लिए। तो पहले से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा यही है। तो आज के तारीख में वो लोग वही कोशिश करें, वही बात मैं उठाया अभी। और आइए आगे बढ़ते हैं, वक्त हो चला है चुनावी चौपाल का। आपको प्रयागराज ये लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल ने प्रयागराज का मूड जानने की कोशिश की है। कभी संगम की रेती की महकती शाद लिख देना, निराला की कोई कविता भी करके याद लिख देना, जरूरत ही नहीं तुमको बहुत कुछ खास लिखने की, मोहब्बत जब भी लिखना हो इलाहाबाद लिख देना। क्या बात है, जोरदार तालियां अभिजीत के लिए। देखिए, बता दिया अभिजीत ने, हमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अभिजीत की कविता और मेरे चारों तरफ ये संगम का पानी आपको बताने के लिए बहुत है कि इस वक्त TV9 भारतवर्ष पहुंचा हुआ है प्रयागराज में। तो आज संगम की जमीन से नहीं बल्कि संगम के इस पानी से यहां हम राजनीतिक जमीन टटोलेंगे। इलाहाबाद के लोग हैं, प्रयागराज के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन अभिजीत ने एक कविता सुनाई इलाहाबाद के बारे में, एक कविता चुप्पी तोड़ने के बारे में। एक युवा कवित्री हमारे बगल बैठी है, ये सुनाएंगी पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बताइए। राम नाम का लिए मुखौटा, कितने रावण घूम रहे हैं, मर्यादा हमको सिखलाते खुद बेढंगे झूम रहे हैं, खोट इन्हीं की नजरों में और ढक देते नारी ही सारी, गंगा सी पावन होकर भी घुटे सहे निर्दोष बेचारी, नहीं नियंत्रण रगों में इनकी भड़क है जाती कामुक ज्वाला, आ जाती इनकी चपेट में घर बाहर की हर एक बाला, ये अरबपति हो या हो नेता, ये अरबपति हो या हो नेता, हर हवसी के भेद को खोलो, जीभ तुम्हारी तीव्र कटारी, जीभ तुम्हारी तीव्र कटारी, चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो। क्या बात है, चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो। और ये हम सब से कहेंगे, प्रयागराज के सभी बाशिंदों से कहेंगे कि आज चुप्पी तोड़िए और यहाँ के बारे में खुलकर बोलिए। ये आप राम मंदिर की फोटो सीने पर चिपकाए बैठे। 500 साल का इंतजार खत्म हुआ है अपने हिंदू भाइयों का, तो इतना हक बनता है कि अपने भाइयों को बताएं कि हमारे आपके मुसलमान भाई भी आपको बहुत प्रेम करते हैं और बहुत चाहते हैं। लेकिन आपने कहा कि विवाद खत्म किया है, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम इरशादुल्ला। इरशाद भाई, एक विवाद तो और इस चुनाव में शुरू हो गया है, अब मुझे बताइए प्रयागराज में उसका कितना असर है? मुस्लिमों की बात हुई, ये कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा OBC SC ST का, ये कितना प्रयागराज की फिजा में ये मुद्दा है? आप जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान कभी ना आरक्षण उसको चाहिए, न कभी भविष्य में वो उसको मिलना है, कभी नहीं चाहता। वो अपनी शांति से जिंदगी बसर करना चाहता, प्रेम मोहब्बत से रहना चाहता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो नफरत की बात करते हैं, जो मंचों से हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, जो जात से लड़ाने की बात करते हैं, राइल आपको बुरा नहीं लगता? बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। सलमा हो सलमान, स्वास्थ्य के लिए 5 लाख से 10 लाख की ज़रूरत हुई, मोदी जी को पत्र लिखा, योगी जी को पत्र लिखा, कभी पैसा कटा नहीं वहाँ से नाम पे। तो मैं कैसे मान लूँ कि जो भाई साहब कह रहे हैं वो सही है? ओवैसी साहब को याद करना, सांसद है कहते हैं, उन्हीं के लिए मैं कह ही रहा हूँ, ये घर दोनों का है, लेकिन तुम्हें रहने में दिक्कत है, अमन की इस नदी में एक संग बहने में दिक्कत है। मैं हिंदू हूँ मगर दरगाह पे चादर चढ़ाता हूँ, तुम्हें 2 शब्द वंदे मातरम कहने में दिक्कत है। क्या बात है, आज तो लग रहा है संगम में जितनी गर्मी हमें चारों तरफ दिख रही धूप की, उससे ज्यादा गर्मी इस नाव में दिखेगी आपको इस राजनीतिक चर्चा में। भैया आपका क्या नाम है? राशिद राइन। आप क्या चर्चा कर रहे हैं इस इलेक्शन में? मैं अभी भाई साहब हमारे बोल रहे थे, 60 सालों से कांग्रेस ने मुसलमानों को इज्जत दी, सेवा यूज़ किया। सपा ने और कांग्रेस ने हमेशा मुसलमान को यूज़ किया। आज मुसलमान जो बदलाव है, हर जगह मारा जा रहा है, सब इन्हीं लोग की देन है, सब इन्हीं लोग की देन है। उन्होंने शिक्षा नहीं दिया मुसलमानों को, खाली हमेशा जो उल्टा राह चलाया, अपना घी खाते रहे, उन लोग को जो है जेल भेजवाते रहे। आज बदनाम तो अभी 10 साल में मुसलमानों को क्या मिला? 10 साल में बहुत कुछ मिला, सम्मान मिल रहा है, सब मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ 70 साल में कांग्रेस ने क्या सम्मान दिया मुसलमानों को? अभी मिल रहा है सम्मान? अभी सम्मान मिल रहा है मुसलमानों को, हर चीज़। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी ये मोदी जी का वो चल रहा है, योजना चल रहा है, 90% मुसलमान हम लोग खुद ही दिला रहे हैं उनको। अच्छा ठीक है। ये भैया आप इधर आइए, राहिल भाई आप कुछ बहुत, भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम कवि अंबुजूषा नंदन है। आप भी कवि हैं? हाँ जी। तो आपके पास भी कुछ होगा, मतलब है, बहुत कुछ है। बताइए क्या है?
जैसे कि ये महासमर चल रहा है, लोकतंत्र का महासमर चल रहा है, कोई हिंदू मुसलमान कर रहा है, कोई दलित कर रहा है, कोई जातीय समीकरण बना रहा है। मुझे लगता है कि राजनीति जाति का विषय नहीं है, राजनीति देश का विषय है। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। मैं एक कविता कहना चाहता हूँ इस महापर्व पर कि आज कलम में रक्त उतरने को आतुर है, आज कलम में रक्त उतरने को आतुर है, पीड़ा का सैलाब उमड़ आया है दिल में, आज किसी की गाथा अमर कहानी होगी, आज 3 के सांप दमन करने हैं घर में, रणचंडी का खप्पर रुधिरों से भर दूंगा, पृथ्वी पर अब अति विशाल कुछ देखोगे, और विप्लव कुरुक्षेत्र का तिनका लगेगा जब, आज समर में महाकाल को देखोगे। और ये प्रयागराज की धरती है, इलाहाबाद की धरती है। मैं 4 पंक्ति और कहता हूँ, ये ना हिंदू की धरती है, ना मुसलमान की धरती है, ना दलित की धरती है, ना ब्राह्मण की धरती है। ये धरती है तो किसकी है? मैं पंक्तियों में बताता हूँ कि दमनकारी सियासत के लिए आवाज जिंदा है, दमनकारी सियासत के लिए आवाज जिंदा है, पुनः खालू दिवाकर को वही परवार जिंदा है, अनाचारी अधर्मी सभ्यता का नाश जो कर दे, इलाहाबाद की माटी में वो आजाद जिंदा है। क्या बात है, क्या बात है, इलाहाबाद की माटी में आजाद जिंदा है। आप भैया खुल के बोलो, क्या बोलना चाहते हो? तो ये बताओ, मोदी जी हो, राहुल जी हो, इन सबको देखते तो होगे टीवी पे, मोबाइल पे, कहीं क्या समझ में आता है, क्या दिमाग में आता है भैया कि सरकार भाजपा की बहुत अच्छा कर रही है काम। अच्छा जी, गुंडा लोग के घर द्वार गिरवा दिए हैं, गरीबों लोग को मकान दिए हैं, कॉलोनी गोरे दिए हैं, हमको भी कॉलोनी मिला है। न्याय यात्रा चलाकर जो ये बातें की जा रही हैं, मैंने कभी 4 पंक्तियां लिखी थी कि हाथ पकड़कर चलते थे पर हाथ मरोड़ा किसने था, हाथ पकड़कर चलते थे पर हाथ मरोड़ा किसने था, साथ खड़े थे 1.25 अरब पर यह साथ छोड़ा किसने था, साथ खड़े थे 1.25 अरब पर साथ ये छोड़ा किसने था। और प्रश्न हजारों करने वालों एक सवाल का उत्तर दे दो, प्रश्न हजारों करने वालों एक सवाल का उत्तर दे दो, भारत जोड़ो करने वालों भारत तोड़ा किसने था। मुझे मेरा एक मुक्तक याद आ रहा है कि पानी तुमने दिया नहीं, अब भिक्षाओं का क्या होगा, बचपन मुझसे छीन रहे हो, सोचो कंचाओं का क्या होगा, राम की परिभाषा बस इतनी सी है, सोचो गुरु चले गए तो कक्षाओं का क्या होगा। धर्म को राजनीति से मत जोड़िए। चलिए, ये इसी नोट पे कि धर्म को राजनीति से मत जोड़िए। हम संगम नगरी में हैं और यहाँ पर आप देखिए दूर दूर से लोग आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं दर्शन करने। धर्म और राजनीति का मेल अक्सर अच्छा नहीं रहा है। उम्मीद करते हैं कि जो लोग वोट करेंगे वो अपनी समझ से, अपने हिसाब से वोट करेंगे। संगम नगरी का मिजाज हम टटोल रहे थे, संगम में ही बिल्कुल मौजूद, यहाँ पर देखिए पानी के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर। बस आप लोगों से आज हम यहाँ पर यही से विदा लेंगे, फिर बात करेंगे किसी और जगह, फिर किसी और जगह की नब्ज टटोलेंगे। कैमरा सहयोगी अजय के साथ गौरव अग्रवाल, TV9 भारतवर्ष, संगम नगरी प्रयागराज से।